नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे उसमें। इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट का भी पूरा एक्शन एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजारों से। और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। अगर दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव कंसर्न नहीं निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल सपाट कारोबार ही देखने को मिला और डाउ जोन्स में लगातार हमने पांचवें दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और दिसंबर के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब डाउ जोन्स में इतना लंबा तेजी का दौर देखने को मिला। डाउ जोन्स और S&P 500 तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन नैस्डैक में दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव यहां पर देखने को मिला है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स में कल नरमी आई जिसने कि बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन इसी बीच काफी ढेर सारे नतीजे भी आए हैं जो कि जैसे कि बाजार में जो तेजी थी वो सीमित रह गई है। अब अमेरिकी बाजारों में पूरा फोकस बना हुआ है अर्निंग्स पर और वहां पर किस तरह का रिएक्शन है उसी पर बाजार भी रिएक्ट कर रहा है। कल अनुमान से कमजोर आय के बाद डिज्नी के शेयर में 9.5% की गिरावट हमने देखी। कमजोर गाइडेंस से डिफेंस कंपनी पेलेंट्री के शेयर में भी करीब 15% की गिरावट दर्ज हुई। तो ये जो भारी गिरावट आई नतीजों के बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते ये अमेरिकी बाजारों को कल बढ़ने नहीं दिया। हालांकि अभी तक जो अर्निंग सीजन गया है अमेरिका में वो हमने देखा कि अच्छा ही है। और S&P 500 में अब तक आए नतीजों में अब ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं। 80% जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। तो इस बार का अर्निंग सेशन अच्छा रहा। आज उबर और शॉपिफाई के भी नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इस बीच फेड ऑफिशियल्स के बयान एक एक करके आ रहे हैं। काफी मिले जुले बयान हैं। कुछ का कहना है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होगी, कुछ ये भी मान के चल रहे हैं कि रेट हाइक के निर्णय को भी नकारा नहीं जा सकता, और कुछ ये भी मान के चल रहे हैं कि जब तक अब पूरी नजर उनकी महंगाई पर ही टिकी हुई है, बाकी सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े साइड में आ चुके हैं। और जब तक महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ जाएगी, 2% के पास वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं लेंगे। तो इस तरह के काफी मिले-जुले बयान निकल कर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में जो पॉलिसी आएगी उसमें किस तरह का स्टेटमेंट निकल कर आता है उस पर नजर रहेगी। तो ब्याज दरों में थोड़ी अनिश्चितता है कटौती को लेकर। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 10 ईयर यील्ड्स हमने बात की, फेड ऑफिशियल्स के बयान के बीच वहां पर हल्की नरमी आई। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 105 के आसपास। और ब्याज दरों में कटौती पर जो अनिश्चितता है उसको लेकर सोने में भी हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ क्लियर कट कमेंट्स यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हम एक करेक्शन देख रहे हैं सोने पर भी। वहीं कच्चे तेल में कल शुरुआती तेजी के बाद गिरावट पर ही बंद हुए और $82 के पास यहाँ पर कल क्लोजिंग देखने को मिली है। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं इस बीच। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट यानी कि यूएस सरकार अब 3.3 मिलियन बैरल तेल खरीदने की योजना है अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि एक तेजी आई। और इस बीच इजराइल गाजा को लेकर युद्ध विराम की भी जो बात की जा रही है उसको लेकर भी अभी पूरी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इन तमाम कारणों की वजह से हमने कच्चे तेल में एक तेजी जरूर देखी, लेकिन वो टिक नहीं पाई और $82 के आसपास हमने कल की क्लोजिंग देखी। अभी फिलहाल $83 के आसपास फिर से कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो एक रेंज बाउंड सेशन में कच्चे तेल में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बात करें तो ज्यादा कुछ नेगेटिव यहाँ पर क्यूज नहीं निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में भी मिलीजुली ही शुरुआत है। गिफ्ट निफ्टी हम देखेंगे तो 20 अंक ऊपर है और बाकी एशियाई बाजारों को देखेंगे तो काफी मिलीजुली शुरुआत यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चीन के बाजार लाल निशान में है, हांगकांग के बाजार हरे निशान में है और जापान के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी 350 अंकों की गिरावट है। कुछ नतीजे वहां पर भी आने वाले हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं। तो एक मिले जुले क्यूज की यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली जारी रही और कल 3600 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है एफआईज की तरफ से, लेकिन उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी की 2305 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 1131 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हावी है।
अब इस बीच भारतीय बाजार भी अपनी ही चाल चल रहे हैं। ग्लोबल संकेत तो अपनी जगह है ही, वहां से कुछ नेगेटिव क्यूज तो नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में इस बीच हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल पूरी तरीके से हावी है और उसमें उसके चलते हम उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं। और कल तो काफी ज्यादा वीकनेस थी इंडियन मार्केट्स में। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं, और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो सेशन लगा है वो थोड़ा खराब सेशन था। वो कई टर्म्स में खराब हुआ है। पहला, ना केवल सपोर्ट्स टूटे हैं बल्कि एफआईज की होल्डिंग्स में भी थोड़े बहुत कट लगे हैं और चीजें उतनी बेहतर नहीं हुई है। मैं एक एक करके आपके सामने सामने पॉइंट्स रखता चलता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी से। अगर आप कल निफ्टी का डाटा चेक करेंगे तो निफ्टी के अंदर का अनवाइंडिंग का प्रेशर बन गया। कल उसने 22,400 को तोड़ दिया, 22,200 को टेस्ट कर दिया। हालांकि हमने क्लोजिंग 22,300 पे किया। ये 50 दिन की एवरेज भी है। देखिए, कल हमने 20 दिन की एवरेज को तोड़ दिया और पहली बार हमने 20 दिन की एवरेज कई दिनों के बाद तोड़ के कल हमने क्लोज भी किया है। इससे पहले तक किसी तरह से 20 दिन की एवरेज को बचा रहे थे, बट 50 डेज की एवरेज हमारा नियर बाय का सपोर्ट है। अगर ये भी जाता है तो फिर हमारे को 100 डे और 200 डे की एवरेज का सपोर्ट रह जाएगा बस। इसके अलावा सारी सपोर्ट टूट जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या, और इस बीच एफआईज ने कल क्या किया, एफआईज का भी मैं बताता हूँ बैक टू बैक निफ्टी के साथ ही। कल एफआईज ने भी माल बेचा है और ये 45% से सीधा उनकी होल्डिंग 41% आ गई है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि 41% पे हमने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया हुआ है और इसी 41% पे हम स्विंग लो भी टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अब बैंक निफ्टी को चेक करोगे ना तो करीब 2% टूट चुका है इसी 4-5 दिनों के अंदर ही। लेकिन इसी 4-5 दिनों में हमने एफआईज की होल्डिंग 40s में देखी अभी भी। तो एफआईज ने इसी होल्डिंग में हाई और इसी होल्डिंग में लो टेस्ट करवा रहा है। इसलिए 100% ब्लेम एफआईज को नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी होल्डिंग पे हमने हाई भी टेस्ट किए हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईज का जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट ना उस पर शार्प रिएक्शन दे रहा है। वो 2% और 10% पे दोनों पे रिएक्शन दे रहा है। वो इसकी वजह से क्योंकि डीआईज नहीं है सिस्टम के अंदर, सीधा एक बीच में से एक पैनल निकला हुआ है, रिटेल और एफआईज के बीच में कामकाज हो रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कल रिटेल की होल्डिंग बढ़ी है, वो 55% से बढ़कर 59% हुई है, तो 4% बढ़े। इधर से 4% एफआईज घट गए। डीआईज ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो जो रिटेल और एफआईज कर रहा है ना, एक्सट्रीम वॉलेटाइल कर रहा है। ऊपर से आपका विक्स जो है वो 17 के आसपास चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज टूटे जा रही है तो टूटे ही जा रही है। अगर कोई चीज का पुल बैक आता है तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाता है एकदम से। तो पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही सिस्टम में कि हो क्या रहा है। कल भी आपको यही फीलिंग आ रही होगी। कल एक मेजर सपोर्ट एरिया पे थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी कल बाजार ने तोड़ा और वो तोड़ता ही गया नीचे तक और डेज लो पे आपने जाके बंद किया। इन स्पाइट ऑफ दिस के कल दो आपके चर्निंग वाले सेक्टर चले थे, आईटी और एफएमसीजी। उसके बावजूद भी कल बाजार ने डेज लो पे आके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी उतना ठीक नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल्स के हिसाब से कल हमने डैमेज किया। 48,800 के लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करते ही 600 पॉइंट मार्केट ने खो दिए अपने और 48,285 के आसपास आके क्लोज किया हुआ है। कुल मिला के बात सारी यही है कि बाजार जब गिर रहा है, सपोर्ट तोड़ रहा है, उसके बाद सीवियर रिएक्शन दिखा रहा है और रेजिस्टेंस पे आके रुक रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा। ये 550 650 वाला रेजिस्टेंस मैंने आपको कई बार नोटिस करवाया हुआ है। ये जो मार्केट है इस समय अभी थोड़ा सेल ऑन राइज का कंसेप्ट में चल रहा है, बट फिर भी इतनी खराब नहीं होगा। मैं खराब होने के पीछे भी आपको 2-4 रीजन बता देता हूँ। अगर 41% एफआईएस की होल्डिंग है और पुट कॉल रेशियो आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, खासकर बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छी हो चुकी है और आज हम वीकली एक्सपायरी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। आज बुधवार है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो और थोड़ा बहुत एफआईएस की होल्डिंग 41% अभी भी होना, ये इंडिकेट करते हैं कि बाजार अगर यहाँ से बॉटम बनाना चाहे तो उसके पास एक मौका है, यहाँ से बॉटम बना सकता है। नए वालों को सिस्टम में रहना, नए वालों को सिस्टम में आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके 20%। इससे पहले तक हम सिस्टम में आने से उनको रोक रहे थे, लेकिन अब बोलेंगे कि नए वाले लोग जो सिस्टम में वेट कर रहे थे किसी भी डिप की, वो एक अच्छा डिप मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है। वो चाहे तो 10 से 20% अपनी पोजीशन इंडेक्स में जरूर रखें अब। और दूसरा, जो पुराने वाले हैं उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर कट गए तो वो भी वापस से अगर री एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, बट माइंडेड 20% ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर कृपा करके सावधानी से काम करें। मार्केट के अंदर वीकली एक्सपायरी लगेगी 8 रुपए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, अहम लेवल्स भी हमने आपको बताए, लेकिन जो डेटा कह रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। और एफएनओ की मदद से, एफआई की मदद से अभी डिम्पी आपको समझा भी रहे थे कि डेटा इतने कुछ खराब नहीं हुए हैं। बॉटम बनाने की कोशिश बाज़ार
एक ट्राई ले सकता है। लेकिन इस बीच जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके थोड़ा सावधानी से एंट्री ले, और एक्सपायरी का भी इस बीच सेशंस रहेंगे। आज बैंक निफ्टी की है, कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा संभल के यहाँ पर ट्रेड करें। ये एफएनओ में बैन वाले शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे। तो ये था आज का बाजार का एनालिसिस। दोनों तरफ की चाल देखने को मिल सकती है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि बहुत खराब अभी सेटअप नहीं हुआ है मार्केट का, तो लेने का भी समय अभी इन्हीं स्तरों पर बन रहा है। बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं कि आज ट्रेड कैसे लें और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें, ये समझाने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है माफ कीजिएगा, आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें जब निफ्टी की, तो निफ्टी में हम डेफिनेटली हमने कल एक करेक्शन देखा है, बट एक सपोर्ट जोन के पास और 61.8 का रिट्रेसमेंट है 22,250 के अराउंड निफ्टी फ्यूचर का एक सपोर्ट जोन है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 22,600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा आईटीसी का। आईटीसी में देखा है कल एक डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड कंटिन्यू देखने मिल सकता है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 433, टारगेट है 451। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टीसीएस। हमने देखा कल एक आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छे एक रिबाउंड आया था, तो हमें लगता है टीसीएस में हमें यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। टीसीएस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,900, टारगेट है 4,105। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ट्रेंड के साथ जाइए आप। आईटी शेयर्स, कल हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो टीसीएस में आप तेजी करके चल सकते हैं 4,105 के टारगेट के लिए, और एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बीच। इसमें आप आईटीसी पर नजर रखिए 451 के लक्ष्य के लिए। अब चलिए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स के और नतीजों की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले नतीजों में जो है अच्छे नतीजे आए, तो उनको सबसे पहले हम लेते हैं। नवीन फ्लोराइन के नतीजे की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। मार्जिन्स में भी जो है बहुत एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। कंपनी की कॉन कॉल हुई थी, वहाँ पे उन्होंने दो अहम बात कही कि जो रेफ्रिजरेंट गैसेज है उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई है, और जो होम अप्लायंसेज वाले जो गैसेज कंपनी बनाती है जो यूज़ होती है उनकी भी डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो कमेंट्री भी जो है स्ट्रॉन्ग आ रहा है उनके कोर प्रोडक्ट को लेके, और नंबर्स भी बहुत बेहतरीन देखने मिले हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की भी नतीजे की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं, और बड़ी सी फंड रेज भी आई है, 10,000 करोड़ की वो फंड रेज करेंगे। तो ये भी जो है बोर्ड के निर्णय में लिया गया था मीटिंग में। पीबी फिनटेक की बात करें तो अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। कंपनी के जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आई है, और ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है नंबर्स में। पिडलाइट की जो आंकड़े की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, और देखा जाए तो मार्जिन्स में लेकिन गिरावट ज़रूर आई है 384 बेसिस पॉइंट्स का, बट लार्जली इनलाइन था स्ट्रीट का एस्टिमेट के साथ। केसी इंटरनेशनल स्टॉक में एक अच्छी रनअप भी हमने देखी थी, पर अब जो है नतीजे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स कहेंगे कि मार्जिन्स में भी थोड़ी सी अपटिक ज़रूर आई है, बट ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं, और जो ग्रॉस मार्जिन्स है वहाँ पे हायर कॉस्ट्स के कारण जो है स्पेशली आप एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण जो है ग्रॉस मार्जिन्स में भी गिरावट देखने मिला है। और आगे जाते मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है, तो वो कह रहे हैं कि प्राइसिंग में जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है सेकेंड क्वार्टर तक। तो ओवरऑल कमेंट्री भी उतना बुलिश नहीं आया है। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे एनालिस्ट का मानना है कि ओवरऑल जो इलेक्शंस के कारण और समर के कारण जो है एक अच्छी डिमांड शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक जो निफ्टी का कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज़, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, और कल जो था एडीआर भी देखा डॉक्टर रेड्डीज़ का तो लगभग 4.6% का गिरावट देखने मिला है। यहाँ पे जो कमज़ोर सेल्स आए हैं जेनरिक मार्केट्स में आए हैं, और अक्रॉस द ग्लोब जो जेनरिक सेल्स हुए वो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो स्पेंड्स होता है आर&डी का स्पेंड्स, उसके कारण मार्जिन्स पे भी मिस आया है। तो डॉक्टर रेड्डीज़ के भी ओवरऑल कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ठीक है, तो ये है पूरा नतीजों का अपडेट हमने आपके सामने रखा। फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए, आज वहां पर थोड़ी वीकनेस आ सकती है, स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के चलते। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए।
जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में ज़्यादातर उतना इम्पैक्टफुल नहीं है आज, क्योंकि सारा अर्निंग्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ऑफ कोर्स वोल्टास का भी हमने अनाउंस किया कि वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। डिक्सन टेक के बारे में बात करें तो उनकी सब्सिडरी ने जो है इलेक्ट्रो अप्लायंसेस के साथ जो है नोकिया के साथ करार किया है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स करेंगे। अब याद रखिए, टेलीकॉम जो है अब टेलीकॉम के इंफ्रा प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा बनाता है और मोबाइल फ़ोन्स पे नहीं है अभी। एलटी माइंट्री आईबीएम के साथ करार किया है जनरेटिव एआई के लिए, और वही स्पेंसर्स रिटेल को 10 मई में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो फंड रेज का जो है सोचेंगे। एम का भी जो है मर्जर हुई है, एक टाइप से आप कह सकते हैं। उनके होली ओन्ड सब्सिडरीज टू व्हीलर्स और Tringo.com जो M&M के ही ओन्ड है, उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रक्चर में आई है। पटेल इंजीनियरिंग में बड़ी खबर आई है, यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि 340 करोड़ का जो है एक जेवी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसमें इनका शेयर लगभग 120 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे याद करिएगा, हमने खबर सेगमेंट में बताया था पिछले 2 दिन पहले ही कि यहाँ पे कंपनी को एक बड़ी हाइड्रो पावर की भी ऑर्डर आ सकती है गवर्नमेंट से, और ये ऑर्डर साइज 500 करोड़ के ऊपर भी रह सकता है। तो इसके लिए पटेल इंजीनियरिंग में ज़रूर फोकस रखिएगा। टीटीके हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है उनके फूड डिवीजन पे जयपुर में। और आखिर में जो है तो 2 बड़े आईपीओज भी खुल रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है देश का, और टीबीओ टेक, इन दोनों का भी आईपीओ आज खुल रहा है, तो वो भी नज़र में रहेगा। तो ओवरऑल प्राइमरी मार्केट में एक्शन देखने मिल रहा है और अर्निंग्स पे ही बाजार का फोकस लगा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी सारा एक्शन है। 2 आईपीओ भी आज खुलेंगे तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा ढेर सारे खबरें भी हैं आज जिनके चलते आज एक्शन दिख सकता है, तो उस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और गौरव है हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं JSW एनर्जी के साथ, क्योंकि जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इस स्टॉक पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 690 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। उसके अलावा 220 गीगावाट का एक कैपेसिटी टारगेट जो है FY30 का उसकी वजह से एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके EPS में भी उनका फोरकास्ट है कि 33% का एक ग्रोथ हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 250 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। FY25 और FY26 का EPS है, इसी के चलते हुए उन्होंने 7 to 10% से बढ़ाया है आगे जाके। और इसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म हर्डल जो रहेंगे वो टैरिफ के रिलेटेड रहेंगे, बट उसके अलावा कहीं पे 13% केगर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है ट्रांसमिशन एबिटा में अगले 3 सालों में। और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 230 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स की, जहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1431 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रिजल्ट्स में गोदरेज कंज्यूमर्स के जो रिजल्ट्स थे वो एक पीयर्स से भी ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में कहीं पे उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, और आगे जाके ये जो गोदरेज कंज्यूमर्स है वो उनका टॉप पिक रहेगा। बट उसी के साथ अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1079 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी जो है वो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पे इंडिया में फोकस करिए, जहाँ पे मार्जिन्स कहीं पे फ्लैट हो सकते हैं, और आगे जाके सब जो प्राइस्ड इन है बाकी सारे जो होप्स हैं वो। बट उसके अलावा अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कहीं पे भी अभी तक देखना बाकी है कंपनी की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं PB फिनटेक की, क्योंकि इसके भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं, और इसी के चलते हुए सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1435 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमने इस क्वार्टर में देखा कि EPS एक्रेटिव बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। फिजिटल जो पोर्टफोलियो है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, और आगे जाके एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट पे इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया है। और इसी के साथ साथ अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी इक्वल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1010 रुपीज़ पे रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एडजस्टेड एबिटा की अगर बात करें तो एक हाईएस्ट लेवल पे थे, और इसी के साथ साथ आगे जाके भी एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है।
अगली बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की, क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी की तरफ से आया था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छा बीट हमें देखने को मिला था और इसी के चलते हुए जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 370 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 2950 रुपीज़ का था। क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके H2 में मतलब सेकेंड हाफ में हमें CDMO में कहीं पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे जाके बीट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की रिकवरी जो है वो भी अच्छी खासी रह सकती है आगे जाके। तो इसी के चलते हुए हम इन सब कंपनीज़ पे नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन कंपनीज़ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। JSW एनर्जी और गेल जैसी कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं और इसके अलावा नवीन फ्लोरिन पर भी रिपोर्ट आई है, इस पर भी आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट का अपडेट ले लेते हैं एक बार, और अपनी राय देने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। अब एक करेक्शन वहां पर गहराता जा रहा है, यहाँ से क्या और करेक्ट हो सकता है और कैसे ट्रेड लें गोल्ड और सिल्वर में आज? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो मार्केट सोमवार में एक अच्छा खासा बाउंस करने के बाद एक मार्केट बड़े दायरे में अटका हुआ है, तो टाइमिंग मुझे लगता है ये हफ्ते की जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से कहीं ना कहीं सोने चांदी में कल हमने एक गिरावट देखी थी बड़े एक दायरे में, तो आज भी मार्केट दायरे में ही रहेगा जहाँ पे 71,300 पे गोल्ड को बेचा जा सकता है, 70,900 टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर भी अगर हम देखें तो 83,100 से करीब आता है, तो बेचते चलिए 82,200 का एक टेम्पररी पुल बैक देखने मिल सकता है। ठीक है, तो सोने चांदी दोनों में बिकवाली करने की सलाह। अजय जी, क्रूड में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर आया था कल के दिन। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, तेजी भी आई थी, लेकिन उसके बाद बंद होते होते यहाँ पर दबाव देखने को मिला। आज क्रूड में कैसे ट्रेड लें? में सीज फायर कंप्लीट होने के बाद हमने अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी, बट जिस ढंग से सऊदी ने अपने प्रीमियम्स बढ़ाए हैं और साथ में हमने देखा था कि जो ओपेक मेंबर से 2.2 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट है वो जून के बाद भी कर, बट ओवरऑल कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं होने की वजह से दायरा बना हुआ रहेगा। कल का जो लास्ट मिनट में जो रिकवरी थी वो आज सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो 6630 पे बेचना है, 6700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6500 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। जो रिकवरी आई है उसमें आप बिकवाली करके ही चलिए। 6630 के आसपास आए तो बेचिए 6500 के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ पर देख रहे हैं अजय? बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने देखा था कि कॉपर में एक अच्छे खासे बाउंस के बाद एक वापस ड्रॉप आना चालू हो गया था, बट मोटा मोटी एक दायरा बन गया है जो 860 से 870 के बीच में है। तो आज मॉर्निंग सेशन में 860 के करीब मिलता है, वहां पे कॉपर लेके चलिए, 856 का स्टॉप लॉस रखिए, 870 तक का लेवल अभी भी मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जो सप्लाई कंसर्न्स है वो ग्लोबली बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 860 के करीब कॉपर आने पे लेके चलिए। ठीक है, तो आज कॉपर में तेजी करने की सलाह है 870 के लक्ष्य के लिए। और अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में